अर्थात बाल विकास शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की POI की सीरीज लेकर आए हैं। यह POI की सीरीज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड यह सीरीज है। CDP बाल विकास की यह 8वीं सीरीज है। बाकी सभी सब्जेक्ट की सीरीज चल रही POI की, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और इस क्लास में इस सीरीज में 30 महत्वपूर्ण मिक्स क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न होंगे, और सभी को बताना 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आप लोगों के कितने आंसर सही होते। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। प्रथम प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है, सभी को ध्यानपूर्वक देखना है, समझना और फीडबैक करना है। विकास को रेखीय गति के बजाय वर्तुल का सिद्धांत किससे संबंधित है? व्यक्तित्व एवं प्रवृत्ति, पढ़ना लिखना, वृद्धि विकास या पढ़ना एवं प्रवृत्ति। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग, कि विकास का रेखीय गति के बजाय वर्तुल का जो सिद्धांत कहलाता है वह हमारा कौन सा कहलाता है? वृद्धि और विकास का सिद्धांत कहलाता है। क्योंकि बाल विकास के अंतर्गत वृद्धि और विकास का सिद्धांत स्पष्ट करता है कि विकास कभी भी सीधी या रेखीय में नहीं चलता। अगर पूछा जाए तो विकास सीधा चलता है, विकास रेखीय चलता है, तो बिल्कुल नहीं चलता, ये निगेटिव है, बल्कि वर्तुल या चक्राकार। तो विकास किस प्रकार से चलता है? विकास आपका एक चक्राकार चलेगा या वर्तुलाकार से चलेगा। दो चीज़ें हमें ध्यान देना। मतलब बालक का विकास एक गति से निरंतर आगे बढ़ने के बाद कुछ समय के लिए स्थिर प्राप्त करता है, फिर अगली अवस्था में मुड़कर आगे बढ़ता है। तो वृद्धि और विकास इज द राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि विकास वृद्धि की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन का विशिष्ट द्योतक है। यह कथन किसका है? गैसेल, हर्लाक, हर्बर्ट, सोरेनसन या स्कॉर्डन। स्टेटमेंट परिभाषा कथन एग्जाम में पूछी जाती है, तो सभी को पता होना चाहिए कि विकास वृद्धि की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन का विशिष्ट द्योतक है। ये किसने कहा है? ये आपके गैसेल महोदय जी, अर्नोल्ड गैसेल ने बाल विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया कि विकास मुख्य रूप से केवल मात्रात्मक बढ़ोतरी अर्थात वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गुणात्मक परिवर्तन का एक विशिष्ट और स्पष्ट सूचक है। इसमें बालक बालिका की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार को सुधार शामिल होता है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि बालक की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार के सुधार शामिल होता है, किसने कहा है? तो गैसेल ने अपने स्टेटमेंट में कहा है। किसी भी प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, हर प्रकार से प्रिपेयर रहना, तैयार रहना है। अगला, पुरुष लिंग का निर्धारण होता है जब मिलते हैं। तो लिंग से एक प्रश्न आता है। हर आपने देखा होगा जितने भी POI की सीरीज हमने चलाई है, सॉल्व किया है, सारे में कहीं लिंग से संबंधित एक प्रश्न आया। तो पुरुष लिंग का तो सभी लोग जानते होंगे कि मानव शरीर में कुल 23 जोड़े होते हैं और 46 गुणसूत्र होते हैं। जोड़े में 23 और टोटल 46 होते हैं। अंतिम जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है। जो 23वां जोड़ा होता है वह लिंग गुणसूत्र कहलाता है। और महिलाओं में दोनों में गुणसूत्र समान होते हैं, अर्थात फीमेल में XX होता है, मेल में XY होता है। जब पिता का Y गुणसूत्र माता के X गुणसूत्र से संयोजन होता है तो XY अर्थात पुरुष बनता है। तो XY अर्थात फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है वह आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ पा रहे हैं बेहतर तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह के मानदंडों के अनुरूप होना सीखता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ये परिभाषा प्रसिद्ध समाजशास्त्री आगबर्न और निमकॉफ के द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि समाजीकरण, सोशियोलाइजेशन वह सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक नवजात शिशु या व्यक्ति समाज के विभिन्न मानदंडों, मूल्यों, रीति रिवाजों, अपेक्षाओं के अनुकूल चलना, व्यवहार करना सीखता है। तो आगबर्न एन निमकॉफ याद रखिएगा। इसके बाद बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, सभी को ध्यानपूर्वक देखना। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर्स को जिनका सपना है टेट एग्जाम को फतेह करना, जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सभी माता पिता को आप प्रणाम, नमस्कार और नमन करते हैं। सभी बताइए कि इनमें से कौन सी जाति व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? संस्कार, कार्यकुशलता, जन्म योग्यता। जाति व्यवस्था से हर POI में क्वेश्चन आया है। मतलब भारतीय समाज की पारंपरिक जो जाति व्यवस्था है पूरी तरह से जन्म पर आधारित होती है, ना कि व्यक्तित्व या व्यक्तिगत योग्यता पर होती है। जन्म के आधार पर ही किसी व्यक्ति का जाति निर्धारित होता है, इसलिए योग्यता जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है, बल्कि खुले या वर्ग समाज की विशेषता मानी जाती है। तो जन्म इज द राइट आंसर हो जाएगा। और संस्था की हमारी टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करिए 963068
9598 96306895 ये संस्था का व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो टीम हमारी आपको सारा डाटा फॉरवर्ड करेगी। टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कीजिए, टॉपर नोट्स प्राप्त करिए। ये टॉपर नोट्स 15 से 20% तैयारी आपको और मजबूत कर देगी और टीटी एग्जाम फतेह करने का रास्ता आसान कर देगी। ये टॉपर नोट्स में वो सारी चीज़ें दी गई हैं जो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में जिस टॉपिक से पूछा जाता है उस सारे टॉपिक को कवर किया गया है। उन टॉपिक्स को हटाया गया है जो एग्जाम में नहीं आता है। ग्रास ओ ड्रेस नामक विद्वान ने काष्ठ शब्द की उत्पत्ति कब ढूंढी? 65, 68, 70, 72 में कब ढूंढी थी? सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए। थोड़ा सा दिमाग जरूर चलाइए। और दिमाग चलाने का मेरा कहने का तात्पर्य है, यहाँ आपका एग्जाम नहीं हो रहा, यहाँ कोशिश करिए, समय ज़रूर ले लीजिए, लेकिन आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, कमेंटेड बनिए। आंसर देना सीख जाएंगे, टेट एग्जाम का रास्ता आसान हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पे 1565। 1665 दिया गया है सही, लेकिन 1565 ईस्वी है, 16वीं शताब्दी की बात है। इतिहास और समाजशास्त्र के अध्ययन के अनुसार विद्वान ग्रासोडेस संबंधित स्रोतों के अनुसार काष्ठ शब्द की उत्पत्ति 1565 में हुई थी। कब हुई थी? 1565 में ईस्वी में हुई थी, 16वीं सदी में। इसके बाद देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि संयुक्त परिवार व्यवस्था टूटती जा रही है, धर्म लोगों पर अपनी पकड़ खो रहा है, विद्यालय इस कमी को पूरा करने का कार्य करता है, विद्यालय सामाजिक, आर्थिक, लोकतांत्रिक आदर्शों का निर्माण करता है, इसे विद्यार्थी में नैतिकता, सौंदर्य की भावना को विकसित करना चाहिए, विद्यार्थी में सत्यता, अच्छाई, सुंदरता के प्रति सच्ची प्रशंसा की भावना होनी चाहिए, सच्ची शिक्षा के सर्वोत्तम हित में घर विद्यालय में एक दूसरे के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करना चाहिए। ये कथन किस प्रकार से हो जाएगा, या किस रूप में आप देख पा रहे हैं इस प्रकार के कथन को? तो यह कथन कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि उपरोक्त कथन शिक्षा की भूमिका से संबंधित है। इस कथन पर प्रकाश डाला गया कि बदलते सामाजिक परिवेश में जैसे संयुक्त परिवार का टूटना, इसमें विद्यालय शिक्षा की भूमिका कितनी व्यापक हो जाती है। यह कथन सीधे तौर पर शिक्षा की सामाजिक नैतिक मूल्य को रेखांकित करता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुझे शिक्षण के बारे में यह पसंद है कि कम सक्षम व्यक्तियों को आश्रय देता है, सबसे शांतिपूर्ण कार्य है, सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है, निजी ट्यूशन के कार्य क्षेत्र के कारण सबसे आकर्षक नौकरी। तो ये गलत, चुनौतीपूर्ण गलत, शांतिपूर्ण हो नहीं सकता। मतलब कम सक्षम व्यक्तियों को भी आश्रय देता है, कोई ज़रूरी नहीं जो सक्षम होगा उसी को शिक्षा दी जाएगी। अर्थात शिक्षण पेशे को एक शिक्षक के दृष्टिकोण से सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है। थर्ड ऑप्शन होना चाहिए वैसे, लेकिन यशवी ने पहले ऑप्शन को माना है तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम किस ऑप्शन को जाएंगे? यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को जाना चाहिए, सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य शिक्षण बारे में। लेकिन ये पहला भी ऑप्शन है कि कम सक्षम व्यक्तियों को भी आश्रय देता है, पहला भी ऑप्शन सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की संबंधित कि बाल विकास मानव विकास के सभी पक्षों और गर्भाधान से किशोरावस्था तक होने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए समर्पित अध्ययन का एक क्षेत्र है। बाल विकास का विज्ञान इस प्रकार विशेष रूप से किससे संबंधित होगा? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और प्यारा सा सभी लोगों को फीडबैक करना है। आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वख्याता लोग हैं, वह होगा मानव विज्ञान, क्योंकि बाल विकास मानव विकास के सभी पक्ष, तो मानव विकास के सभी पक्ष मतलब मानव विज्ञान कहला जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, बाल विकास का विज्ञान मानव की विभिन्न अवस्था जैसे नए जैविक हो गया, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। तो जो व्यापक रूप से मानव विज्ञान होगा और उससे जुड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण अंतर समाहित हो जाएगा तो मानव विज्ञान होगा। मानव विकास मतलब मानव विज्ञान, सिंपल सा बात था। आपके प्रश्न पर उत्तर दिया गया था। यही चीज़ तो हमें देखना है, समझना है और एग्जाम में वर्क करना है, इस प्रोसेस को फॉलो करना है ताकि टेट एग्जाम में बेहतर स्कोर आप प्राप्त कर पाएँ। अगला, सम से विशिष्ट गतिविधि तक होने वाली बुद्धि का अर्थ क्या होता है? एकीकरण, समेकन या पृथक्करण, सिफेलो काउडल अनुक्रम या प्रॉक्सी मॉडिस्टक। ये दोनों से चीज़ों से पूछा जाता है, पृथक्करण से भी आता है, एकीकरण से भी आता है। तो आता तो सभी से है, लेकिन यहाँ पर एक उत्तर देना है, वह कौन सा होगा? सभी लोग बताइए। थोड़ा सा दिमाग में जोर डालिए, सोचिए, दिमाग को भी सोचने का मौका देना चाहिए। चलिए 1 मिनट सोचिए, 30 सेकंड का समय दे रहे हैं सभी को, देखते हैं कितने लोग आप लोग आंसर कर पाते हैं।
अर्थात सम से मतलब होता है सामान्य से विशिष्ट, ठीक है। सामान्य से विशिष्ट गतिविधि तक होने वाले वृद्धि का अर्थ होता है समेकन या पृथक्करण, जो विकास की दिशा को दर्शाता है। बाल विकास में बच्चे पहले पूरे शरीर का फिर अंग का समान उपयोग करते हैं, बाद में विशिष्ट कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं। विकास की प्रक्रिया में बालक पहले सामान्य प्रतिक्रियाएं करना सीखता है, उसके बाद विशिष्ट गतिविधि को बढ़ाता है। तो इस क्रमिक प्रक्रिया में समेकन और पृथक्करण या विभक्तीकरण भी हो सकता है की प्रक्रिया प्रमुख होती है, जहां संपूर्ण अंग के संचालन के बाद भी अंगों को विशिष्ट हिस्सों का संचालन शुरू होता है। आइए देखते हैं, प्यारा सा प्रश्न है और प्यारा सा प्रश्न है तो प्यारा सा सभी लोग फीडबैक कीजिएगा। प्रश्न है कि जैसे जैसे क्रमिक गति होती है, छोटी गतिविधियों को बड़े अधिक कार्यात्मक व्यवहार में एकीकृत करने के भी एक साथ प्रवृत्ति होती है। जैसे जैसे क्रमिक गति होगी, छोटी गतिविधियों को बड़े अधिक कार्यात्मक व्यवहार में एकीकृत करने के भी एक साथ प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? क्योंकि क्रमिक गति दिया गया है, तो क्रमिक गति का मतलब क्या होगा? एकीकरण का स्वरूप जो होता है वह कहीं ना कहीं पृथक्करण या एकीकरण का पूरक स्वरूप होता है। जब अलग अलग छोटी छोटी गतिविधियां या अंगों की क्रियाओं को मिलाकर एक सुगठित और बड़े कार्यात्मक व्यवहार पिरोया जाता है, तो एकीकरण या पृथक्करण के मनोवैज्ञानिक संदर्भ को समझा जाता है। ठीक है, सभी लोग समझ गए हैं। हर प्रश्न को समझना है और सभी को फीडबैक करना है। मेरे सभी प्यारे मित्र, सभी शिक्षक बंधु जिनका सपना है टेट एग्जाम को फतेह करना, किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम है, चीज़ें आ रही हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। देखिए, एकीकरण और समेकन होगा, यहाँ पे पृथक्करण नहीं होगा, ये गलत है। पृथक्करण नहीं होगा, एकीकरण होगा, क्योंकि क्रमिक गति है। एकीकरण होगा या फिर समेकन, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन होगा। ठीक है, थोड़ी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो यहाँ पे सुधार कर लेना है कि जैसे जैसे क्रमिक गति होती है, छोटी गतिविधियों को बड़े अधिक कारक में एकीकृत करना, तो एकीकरण होगा या समेकन। एकीकरण का संबंध समेकन से होता है। समेकन मतलब विकास और बाल मनोविज्ञान के सिद्धांतों के साथ जैसे जैसे बालक में क्रमिक गतिशील या शारीरिक विकास होगा, वह अपनी छोटी छोटी और अलग अलग शारीरिक गतिविधियों को मिलाकर एक बड़े अधिक कार्यात्मक व्यवहार में बदल देता है। जैसे मान लीजिए एक शिशु है, बच्चा है, शुरुआत में केवल अलग से उंगलियां हिलाता है, फिर हाथ मारेगा, फिर धीरे धीरे वह इन छोटी गतिविधियों को समेकित करेगा, एकीकृत करके सीखेगा, तो वस्तु को पकड़ेगा फिर, तो इसे हम एकीकरण या समेकन का सिद्धांत कहते हैं। समेकन या एकीकरण वाला ऑप्शन हम सही करना है। ठीक है, कोई डाउट है? बिल्कुल डाउट नहीं रहना चाहिए। अगला है, नवीनतम परिभाषा के अनुसार बुद्धि कैसी होती है? नवीनतम परिभाषा के अनुसार बुद्धि कैसी होती है? बुद्धि आकस्मिक के बजाय सचेत जानबूझकर भी हो सकती है, और पर्यावरण परिस्थितियाँ और स्थितियों का सामना करने के उद्देश्य से भी हो सकती है। अर्थात दोनों प्रकार से बुद्धि हो सकती है। तो थर्ड ऑप्शन को हम यहाँ पे सही कर लेंगे। नो डाउट। बढ़ते हैं आप अगले प्रश्न की तरफ कि अधिगम और अधिग्रहण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? अधिगम और अधिग्रहण के संबंध में आपने पढ़ा होगा, और ये ऐसे टॉपिक हैं जो इनसे आता है प्रश्न। अधिगम हो गया, अभिकरण हो गया, पृथक्करण हो गया, समेकन हो गया, एकीकरण हो गया, इन शब्दों को लेके प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब हमें तैयार रहना है। मतलब अधिगम एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम ज्ञान संबंधी क्षमताओं में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है। अधिग्रहण हेल्प्स इन कॉग्निटिव एबिलिटीज है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अधिक करना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अधिगम करना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, क्योंकि अधिगम और अधिग्रहण के संबंध में सही कथन नहीं है, क्योंकि अधिग्रहण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जबकि अधिगम एक प्रयासपूर्ण होता है। अगर अधिग्रहण होगा तो अधिग्रहण प्राकृतिक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन अधिगम प्राकृतिक नहीं होता। अधिगम कैसा होता है? अधिगम जो होता है वह प्रयासपूर्ण होता है। अगर यहाँ पे प्रयासपूर्ण होता तो आपका फिर अधिगम सही होता। अधिगम प्रयासपूर्ण होता है और अधिग्रहण एक प्राकृतिक होता है। तो दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, किसी भी प्रकार से आए आपसे बनना चाहिए। अगला, डीपीटी, ओपीवी की ट्वेंड और थर्ड खुराक आमतौर पर शैशवावस्था के किनके बीच दी जाती है? सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि 6 से लेकर 8 सप्ताह के बीच दी जाती है, और ये क्वेश्चन हम पीआईक्यू में कर चुके हैं। ठीक है ना, आपने देखा होगा, समझा होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
गर्भावस्था के दूसरे महीने के दौरान भ्रूण कितने होता है, तो ये भी हम बता चुके हैं, करीब 1 सेंटीमीटर के आसपास लंबा होता है। तो पहले ऑप्शन को सही कर लेना है। कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं क्योंकि पूरे 25 दिन एग्जाम चला था, क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। डेली जो पेपर हुए तो उनके PYQ हम कर रहे हैं। आत्मघाती इरादे के बिना शरीर के ऊतकों का जानबूझकर तोड़ना या परिवर्तन करना किसकी परिभाषा है? आत्मघाती शब्द आ गया, मतलब आपको पकड़ लेना सेल्फ इंजरी। मनोवैज्ञानिक और चिकित्सा शब्दावली में सेल्फ इंजरी या उस स्थिति या व्यवहार को कहा जाता है जहां व्यक्ति बिना किसी आत्महत्या के इरादे के अपने शरीर के ऊतकों या त्वचा को जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है, सेल्फ इंजरी कहलाती है, क्योंकि आप खुद अपने आप को पहुंचा रहे हैं, तो सेल्फ पर आ जाएगा। जब कोई बच्चा किसी बुनियादी शैक्षणिक कौशल को सीखने में सक्षम नहीं होता है लेकिन किसी अन्य क्षेत्र में प्रतिभा है, तो बच्चे के मूल्यांकन की कैसी तकनीक लागू की जा सकती है? एक शिक्षक के रूप में सोचिए, भाई शैक्षणिक कौशल बुनियादी में सक्षम नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं किसी अन्य क्षेत्र प्रतिभा में है, तो वह किस प्रकार से कहला जाएगा? आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन को पढ़िए ध्यानपूर्वक और सटीकता से आंसर आप सभी को देना है। लोप यानी ओमिशन, निकाल देना, क्षतिपूर्ण या रूपांतरण, कौन सी तकनीकी आप लागू करेंगे उस बच्चे पर? वो होगा क्षतिपूर्ण या कॉम्पनसेशन। जब कोई बच्चा बुनियादी शैक्षणिक कौशल सीखने में असमर्थ होता है लेकिन अन्य क्षेत्र में प्रतिभावान होता है तो उस कमियों को पूरा करने के लिए क्षतिपूर्ण तकनीक का उपयोग किया जाता है। सभी समझ रहे हैं मेरे सभी प्यारे में शिक्षक बंधु? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी लोग फीडबैक करते रहिए। अगला प्यारा सा प्रश्न आ चुका है कि बच्चों की विशेष जरूरतों के लिए पूर्व स्कूल शिक्षा कौन सी कहलाती? संवेदनशील, उत्तरदायी, कौन सी कहलाती? तो आपके प्रश्न पर उत्तर दिया गया है। प्रश्न पर उत्तर मतलब कैसे? पूर्व स्कूल शिक्षा। पूर्व स्कूल शिक्षा से तात्पर्य होता है संवेदनशील, उत्तरदायी दोनों होगा, क्योंकि प्रारंभिक बाल अवस्था की देखभाल और पूर्व स्कूल शिक्षा को बच्चों की विशिष्ट और व्यक्तिगत विविध जरूरतों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील और उत्तरदायी होना अनिवार्य माना जाता है। इसलिए हमारे दोनों होंगे, संवेदनशील और उत्तरदायी, दोनों वाले ऑप्शन सही हो जाएंगे। आइए देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि शिक्षक देखता है यानी आप देखते हैं कि उस बच्चे को कलम पकड़ने में कठिनाई हो रही है, तो उपरोक्त परिस्थितियों में नीचे दी गई कौन सा कार्य करेंगे या कार्यवाही करेंगे? कार्यवाही दिया गया है, बच्चे को कलम पकड़ने में कठिनाई हो गई तो क्या कार्यवाही करेंगे? नहीं, तो आप फिर करेंगे क्या? आपको आर्थोपेडिक सर्जन के पास जांच करवाना है, ना मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करना है, ना शिक्षक के माता पिता से कहना है, आर्थोपेडिक सर्जन से उसकी बच्चे की जांच करवाइए, सबसे बेहतर ऑप्शन है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षा अधिगम रणनीति के रूप में काल्पनिक अनुभूति को बढ़ावा देना बच्चों के लिए कौन सा महत्वपूर्ण होगा? तो वह हमारा कहीं काल्पनिक अनुभूति को बढ़ावा दिया जा रहा है, मतलब रचनात्मकता, क्रिएटिविटी की जा रही। थर्ड ऑप्शन को सही कर लेंगे। और अगला प्रश्न ये भी बहुत ही प्यारा सा है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय के बच्चे सामाजिक सांस्कृतिक रूप से वंचित बच्चों का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वह हमारे कौन से कहला जाएंगे? वह कहला जाएगा ST समुदाय भी, प्रवासी कामगार भी, निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर भी, तीनों होंगे। तीनों समुदाय के बच्चे सामाजिक सांस्कृतिक रूप से वंचित बच्चों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, साथियों की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के बच्चों को उनके आसपास के लोगों द्वारा गलत समझाया जाता है क्योंकि स्थितियां शिक्षकों के परिचित नहीं होती हैं? अर्थात यहाँ पे सामाजिक भावनात्मक व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चे हो जाएंगे, क्योंकि जिन बच्चों में सामाजिक भावनात्मक व्यवहार संबंधी विकार होते हैं उनके व्यवहार के लक्षण सामान्य शिक्षकों, आसपास के लोगों के लिए अपरिचित होता है, जिसके कारण उन्हें अक्सर गलतफहमी व शिकार होना पड़ता है। तो बी सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा है, तो प्यारा सा फीडबैक कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के बच्चे पुरानी घटना में नए दृष्टिकोण देखते हैं? बौद्धिक रूप से उज्जवल, रचनात्मक, प्रतिभाशाली या औसत? कौन सी श्रेणी के बच्चे हैं जो पुरानी घटना में नए दृष्टिकोण देखते हैं? तो वह कहलाएगा रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। क्रिएटिव बच्चे प्रारंभिक या पुरानी घटनाओं में वस्तुओं और प्रतियों में भी अपनी मौलिक सोच के बल पर नए दृष्टिकोण और अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता रखते हैं। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप सारी ही चीज़ें आप सबके समझ में आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न साथियों कि परिस्थितिक तंत्र सिद्धांत विकास में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए किस पर जोर देता है? माता पिता कारक, स्कूल फैक्टर, पर्यावरण या चर्च? अब यहाँ पे समझिए,
पारिस्थितिक तंत्र विकास के प्रमुख भूमिका निभाने की बात। पारिस्थितिक तंत्र मतलब इन्वायरमेंट हो गया। इन्वायरमेंट अब कौन सा होगा? इन्वायरमेंट मतलब क्या जुड़ सकता है, सोचिए। तो इन्वायरमेंट का संबंध किससे हो जाएगा? पर्यावरण कारक से हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम किससे संबंधित होगा? पर्यावरण से हो जाएगा। तो हमें ना भी पता हो तो हमें एक कॉम्बिनेशन सीखना पड़ेगा। इस पर यूरी ब्रोनफेल्ड बेनर द्वारा प्रतिपादित पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत पूछा जाए, पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ब्रोनफेल्ड-ब्रेनर। इस बात पर इन्होंने जोर दिया कि बच्चे के विकास में उनके चारों ओर के विभिन्न पर्यावरणीय कारक उनके आपसी स्तर पर भूमिका निभाते हैं। कौन है? ब्रोनफेल्ड-ब्रेनर, याद रखिएगा, ठीक है। ब्रोनफेल्ड-ब्रेनर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये वही नाम आ गया, देखिए। ब्रोनफेल्ड-ब्रेनर के पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत दिया गया है? उससे संबंधित फिर से एक प्रश्न पूछा गया था। तो पारिस्थितिक तंत्र की परतें, उनके परस्पर क्रिया प्रणाली एक दूसरे से अलग नहीं होती हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और सिस्टम के बीच ही नहीं बल्कि सिस्टम और बच्चे के बीच भी बातचीत और बच्चे के सिस्टम के से अपनी बातचीत भी है, बिल्कुल सही बात है। सिद्धांत के बाद के संस्करणों में यह माना गया है कि बच्चा भी सिस्टम को हस्तगत या संशोधित करता है। देखिए, ब्रोनफेल्ड-ब्रेनर के सिद्धांत के बाद संशोधन में स्पष्ट रूप से माना गया कि बच्चा केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होता, बल्कि वह खुद भी पर्यावरण और सिस्टम को सक्रिय रूप से प्रभावित और संशोधित करता है। इसके लिए विपरीत जो विकल्प है ये इनकार करता है, गलत है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन गलत है, बाकी सारे सही दिए गए। अगला है, जीन पियाजे जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अधिगम और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? और जीन पियाजे से तो प्रश्न पूछा ही जाता है। और जब अधिगम और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका की बात करते हैं तो वंशानुगत आता है, क्योंकि जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बच्चे की जैविक परिपक्वता, वंशानुगत क्षमताएं और उसकी अपनी शारीरिक मानसिक संरचना को सीखने और विकास की प्रक्रिया में प्राथमिक और महत्वपूर्ण आधार माना है। तो वंशानुगत इज द राइट आंसर आ जाए। सभी लोग समझ गए? अगला है, प्रभाव के नियम में असंतोषजनक स्थिति निम्नलिखित में से किसकी ओर ले जाती है? यह थॉर्नडाइक का नियम है। अभ्यास का, प्रभाव का, तत्परता का नियम। तो प्रभाव के नियम में असंतोषजनक जो स्थिति होती है वह किस ओर ले जाती है? थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों का प्रभाव का नियम है। इस पर है कि जिन कार्यों में संतोषजनक परिणाम मिलते हैं वे संबंध मजबूत होते हैं। इसके विपरीत जिन कार्यों में असंतोषजनक या कष्टदायक स्थिति उत्पन्न होती है तो वे उद्दीपक अनुक्रिया के उस बंधन को कमजोर करते हैं। तो क्या करता है? अधिगम को कमजोर कर देता है जो असंतोषजनक होता है। ठीक है, सभी लोग समझ गए? आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए आंशिक क्रिया के नियम का एक हिस्सा है? थॉर्नडाइक के द्वारा एक आंशिक क्रिया का नियम दिया गया। आंशिक क्रिया को एक और नाम जानते हैं, बहु अनुक्रिया का नियम, आपने पढ़ा होगा। तो यह संबंधित उपनियमों के अंतर्गत किसी जटिल परिस्थिति के विभिन्न आंशिक हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और व्यक्ति को सादृश्य और सूझबूझ के माध्यम से सटीक प्रतिक्रिया देने की क्षमता बनाती है। अर्थात किसी स्थिति के कुछ हिस्सों में भाग लेने की क्षमता साहचर्य और अंतर्दृष्टि के माध्यम से सीखने में संबंध प्रतिक्रिया बनाती है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। और अगला प्रश्न भी थॉर्नडाइक से संबंधित ही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अभ्यास के नियम का भाग है? अब यहाँ पे अभ्यास के नियम का भाग पूछ लिया गया। तो अभ्यास का नियम का भाग है, सीखने की क्रिया को बार बार दोहराया जाए तो वह अधिक प्रभावशाली एवं स्थायी बन जाती है, अन्यथा समय के साथ विस्मय होने लगता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम। इसके बाद आपका अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा कि जो ज्ञान मजबूती या मजबूरी में प्राप्त किया जाता है वह मन पर कोई पकड़ नहीं रखता? कार्ल मार्क्स, प्लेटो, महात्मा गांधी, जॉन डेवी। किसने कहा? सभी लोग बताइए। ये स्टेटमेंट काफ़ी बार टेट एग्जाम में आया है, चाहे मिडिल की बात करें या प्राइमरी में, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो राइट आंसर है प्लेटो। जी हाँ दोस्तों, प्लेटो विचारक ने कहा कि जो ज्ञान मजबूरी में प्राप्त किया जाता है वह मन पर कोई पकड़ नहीं रखता। तो ये रहे दोस्तों 30 हमने पीवाई की एमसीक्यूज किए। 30 में से आपके क्या स्कोर आज सभी को कमेंट करके बताना। बाकी सभी सब्जेक्ट सभी विषयों के पीवाई की सीरीज चल रही, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और टॉपर नोट्स प्राप्त कर अपनी तैयारी को और बेहतर करिए। मिलते हैं आपके अगले सेशन अगले पीवाई की सीरीज पर। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।